बैठो बैठो। तो शालू जी कैसे चल रही है तैयारी? सर ठीक चल रही है। ठीक चल रही? क्या क्या पढ़ लिया, क्या बाकी रहे आप? सर टेन डेट तो है ना अभी? नहीं, इस तक नहीं। ओके ओके। सर मैंने वो पर्सनल बैकग्राउंड है वो कर लिया, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेके। कहाँ से होगा मैंने में कहाँ से? ऋषिनगर। वैसे नहीं। और उसमें सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ, मतलब ऑल साइंस में मेरे को थोड़ा-सा ये पूछना था कि जो थिंकर्स फेमस नहीं है, उनको करने की ज़रूरत है। फेमस नहीं है उनको तो छोड़ो, लेकिन फेमस है हाँ, तो करने। फेमस वाले कर। फेमस किन किन को मार रहा? प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मार्क्स और लॉक हो। जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, हाँ, रूसो भी, सॉरी। बस। और कांट। वो कांत उसमें सिलेबस में नहीं था हमारे। हाँ वैसे तो नहीं है, पर बेस। क्योंकि वो उससे जुड़ जाता है तो उसको उसको देख ही लो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इस पे चीज़ें पूछ रहे हैं। आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी होगी, नहीं हमें उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूसो और होब्स में क्या डिफरेंस है। दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात की है, लेकिन फिर भी दोनों ने अलग अलग बातें की है। इस टाइप की जो चीज़ है ना, उसको अच्छे से याद कर लेना, है ना? ये चीज़ है। ये क्या हॉबी है? हार्ट ऑफ पेपर बॉय। जैसे ये अपन बचपन के अंदर जैसे नहर, वो जहाज उड़ा के उड़ाते थे, वही है क्या? इसमें थोड़ा-सा मतलब वैसे एडवांस मॉडल सीखने लग जाते हैं। जैसे पेपर क्रेन है, या फिर एक फ्लैप बर्ड होता है, पेपर फ़ोल्ड करना, इसके अलग-अलग बेस होते हैं, ऐसे होता है। मतलब मैंने सीखे हैं वो मॉडल। तो उसमें ये है ना कि पेपर को काट नहीं सकते हम। पेपर को काट नहीं सकते, मतलब एक इनिशियल, फिर इसको पहले तो मेरे को एक स्क्वायर बनानी पड़ेगी, उसके बाद निकाल सकते बना हैं। लो। एक बैग अभी तक का। यूनिक हॉबी आपकी, आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। बनवाएंगे पक्का, देख लेना। इसीलिए तो ये पेपर देंगे और क्या बनाओ। सर मैंने फिर उसको अपनी वीकनेस से भी लिंक कर दिया। चलो देखते हैं, पहले बनाओ आप। हाँ, इसके बाद ना तो इसको काट सकते हो और ना इस पे ग्लू लगा सकते हो। अच्छा, विदाउट इसके जो भी आर्ट करना है, हाँ। उसमें से कोई पार्ट यू फाड़ना हो तो वो भी नहीं, फाड़ना-फूड़ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो है सो है अभी। तो अभी क्या करना क्या चाहते हैं इसमें? सर बस सर 1 मिनट रुको, इसको ऐसे ना, ये क्या कर दिया मैंने? पढ़ उड़ जाए। नहीं सर, वो ना ये पहले वाला फ़ोल्ड नहीं हो रहा, पर ये तटस्थ चीज़ है, इसमें हो जाता है, या तो आपका पेपर ही ज़्यादा अच्छा है। रुको रुको सर प्लीज़, मैं बनाती, इसने आप कुछ और पूछ लो, मैं इसको बना देती। चलो ठीक है, सॉरी सॉरी। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, वही तो, ये थोड़ा हार्ड है। अगर नोट्स वाले कॉपी वाला, वो पेपर थोड़ा पतला होता है ऐसा। हाँ, तब तक हम दूसरे सवाल पे। हाँ, हाँ, श्योर। तो आप इसमें कौन से अपने पेपर 4 में थे? हुँ। हिंदी इंग्लिश? रणजीत सर की क्लासेस देखी थी क्या? कैसी लगी? सर बहुत अच्छी थी, मतलब इंग्लिश मीडियम है मेरा हमेशा से। अच्छा। हाँ, तो 10th के बाद हिंदी को हाथ नहीं लगाया। हाँ। तो और जब वो ग्रेजुएशन के इयर्स थे, उसमें कोविड में फर्स्ट ईयर निकल गया, तो वो कंपल्सरी पेपर भी नहीं दिया। कुछ नहीं आता था मेरे को, क्या खगड़े भी याद थी सीरियसली। हम्म। तो सर ने वहाँ से करवाया, तो वो काफ़ी वो था। और जो लेटर्स का फॉर्मेट था, वो जो दूसरे सर हैं, उनका नाम नहीं पता मुझे। किशोर सब। हाँ, पार्ट बी इन्होंने करवाया था, उनका था। और इंग्लिश, पेश आप बात की इंग्लिश तो उसमें वैसे वैसे शायद की भी नहीं। मेन मेरा पेपर वो उसका पे- पार्ट ग्रामर वाला और लेटर वाला मेन नहीं और करना। आपको पेपर 4 अच्छा हुआ होगा क्योंकि आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे आए, पक्की बात है। सर उम्मीद तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिटर्न में मार्क्स अच्छे आए तो आपके अब इंटरव्यू के मार्क्स पर सिलेक्शन डिसाइड होगा। रिटर्न के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आए हों, सर जितनी आपने उम्मीद कर रखी है उससे ज़्यादा है। 208 की है। 208 की है ना, तो ये मैं बता देता हूँ, 230 से कम नंबर दो, कम से कम।
208 की उम्मीद है तो जितनी उम्मीद है 120-22 नंबर ऊपर हो। अब इंटरव्यू में नंबर अच्छे ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें कि पता लग रहा है आपके मार्क्स रिटर्न अच्छे होंगे। चीकू सर मैंने कुछ पूछना था बताओ। कि मतलब मैं बहुत बेसिक कर रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही, जैसे कि पर्सनल बैकग्राउंड कर, हुँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वो सभी जो कर रहे हैं वो सब कर रही हूँ, ट्रांसक्रिप्ट देख रही हूँ, करंट कर रही हूँ डेली, और एक वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट कर, बस ये कुछ। क्यों करता है? हाँ मतलब वो कुछ वो नहीं है ना, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि इतना वो करो, मतलब ये क्लासेस देख रहे हो अपनी जो भी करंट अफेयर जो परसों क्लास हुई थी वो देखी थी? उसमें आई थी। तो उसमें ऑफलाइन भी तो है ना, बस जिसमें वो मैंने एक बात कही थी ना रैंडमनेस वाली, ये अपन 2 ही काम कर सकते हैं, या तो अपनी प्रोफाइल को तैयार कर सकते हैं या फिर कुछ रैंडम चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। अब रैंडम चीज़ है तो रैंडम ही है वो, जो अपनी प्रोफाइल से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। तो 1-2 आपकी कोई साथ में है जो इंटरव्यू दे रहा हाँ, सो जो नेक्स्ट है इसके बाद आएँगे आपके पास वो संतोषिनी। अच्छा, तो उनके साथ ना आप हर 2-3 दिन में 1 दिन ऐसा इंटरव्यू दोनों एक-दूसरे का अरेंज किया करो, जिसमें कि रैंडम पूछो, जो कि आपके सब्जेक्ट भी नहीं है। मान लो पॉलिटिकल साइंस है, आप उससे हिस्ट्री पूछ लिया करो, रैंडम। ताकि उससे कैसे बच के निकलना है, उस मेंटल कंडीशन का कैसे झेलना है, उसकी भी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस हो जाए, है ना? उस चीज़ के लिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ तो रही हूँ। आज के न्यूज़पेपर में क्या-क्या खबर है थी बताओ? सर पहली खबर तो ये थी कि जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन वो आए हैं यहाँ पर इंडिया में, अपनी डील वगैरह लेके। और सर एक जो है हुँ। वो फ्लाइट से रिलेटेड डीसीजीए ने कुछ रूल्स निकाले थे, तो उनके चलते इंडिगो को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो रूल्स का डिटेल में आया था। हाँ, क्या रूल थे वो? मैंने भी सुना है कि भई कुछ फ्लाइट जो बहुत लेट हुई, बहुत डिले हुई, क्या है वो? सर जैसे ना इन्होंने रूल्स निकाले थे, वो बेसिकली जो क्रू मेंबर्स और पायलट थे ना, उनकी सेफ्टी को लेके थे, कि पहले इनको सिर्फ 36 आवर्स वीकली ऑफ मिलता था, तो उसको अपग्रेड करके डीसीजीए ने कह दिया कि 48 आवर्स इनको वीकली ऑफ देना है। ठीक है? वीकली रेस्ट इनको देना है। दूसरा जो नाइट टाइम मानते थे ना, उसमें 1 घंटा बढ़ा दिया। अगर पहले 6 घंटे नाइट टाइम मान रहे थे, तो अब 7 घंटे नाइट टाइम मान रहे हैं वो। और नाइट लैंडिंग है ना, कि 1 हफ्ते में आप कितनी बार रात को प्लेन को लैंड करवा सकता है एक पायलट, तो वो पहले 6 थी, अब उसको 2 कर दिया है। तो ये उसके बाद हुआ है, जब अहमदाबाद एयर क्रैश हुआ था, उसके बाद पायलट की हेल्थ पे इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी आई थी कि उनकी हेल्थ पे उनको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो लास्ट लैंडिंग है वो अपनी नींद में ही करवाते हैं को विटनेस होके, तो इसलिए ये किया है। अब इंडिगो में क्या प्रॉब्लम है कि वो डेली 2300 के अराउंड फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें ना उनके पास क्रू कम है। लेकिन बाकी जो एयरलाइंस हैं जो ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, उनका ऐसा सीन है कि उनके पास क्रू ज़्यादा है पर फ्लाइट्स कम है, तो वो इसलिए फेस नहीं कर रहे, पर इनके पास क्रू और वो पायलट वगैरह कम है, तो वो ये इश्यू फेस कर रहे हैं। और इंडिगो वाले कह रहे हैं कि हमने इसको एनालाइज़ नहीं किया था ढंग से कि हमारा इस पे हम पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा रूल्स का, और फ़ैब में कह रहे हैं कि हम 3 महीने लगेंगे हमें नॉर्मल सी पाने के लिए। तो 36 आवर का ऑफ का मतलब क्या है? 1 दिन में 6 घंटे का ही ऑफ 18 घंटे काम कराना, ये था। मतलब पक्का? और हाँ, हाँ, यही था 7 दिन में 36 आवर का पहले उनका रेस्ट पीरियड था, जिसको बढ़ा कर के 48 कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बाकी जो कार्य के कानून है, जैसे इससे अच्छा तो कानून रिपन का है जो कहता है कि 9 घंटे से ज़्यादा आप 1 दिन में काम नहीं करवा सकते। किसका काम सर? रिपन लॉर्ड रिपन के समय में पड़ता है कारखाना अधिनियम। इससे अच्छे तो अंग्रेज़ों के कानून है फिर, कि 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो, आप केवल 18 घंटे का काम करवा सकते हो। 6 घंटे का ऑफ है उसको बढ़ा के 7 घंटे कर हुँ। दिए। वीक में सिर्फ 36 घंटे का ऑफ। नहीं सर, पहले चूँकि इस ये टेक्निकल बहुत टेक्निकल है पायलट्स का, और इसमें जैसे हम इनकी ट्रेनिंग से भी शुरुआत करते हैं ना, तो इनकी ट्रेनिंग एक तो बहुत कॉस्टली है, तो बहुत कम पायलट्स होते हैं जो फाइनल स्टेज तक आते हैं। तो पायलट्स की वैसे ही हमारे देश में कमी है। तो इसीलिए इनके ऊपर एक्जिस्टिंग जो जितने भी हमारे पास ये वर्कफ़ोर्स है पायलट की, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लोड है। तो इस वजह से एक वो थोड़ा है कि इनका मतलब वर्क शेड्यूल काफ़ी टाइट था, और इनके ऊपर पहले इतना ध्यान भी नहीं दिया गया था इनकी वर्क कंडीशंस पे, क्योंकि इनको हम एक तरह से व्हाइट कॉलर और बहुत ही अच्छी जॉब वाला मानते हैं कि मतलब बहुत हाई पेइंग जॉब है। तो पर अभी अहमदाबाद क्रैश के बाद इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई जिसमें कहा गया कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन्होंने वो किया है, मतलब प्रॉब्लम का पता नहीं था पहले। एक संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा विरोध चल रहा है, क्या है ये? सर संचार साथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करती है। सर इस ऐप का बेसिक फंक्शन ये है कि मतलब ये सिटीजन्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए है बेसिकली। जैसे जैसे संचार साथी कांस्टेंट मैसेजेस भेजता है आपके फ़ोन पे,
तो वो मैसेज भेजता है आपको कि आप चेक कर सकते हो संचार साथी पे जाके कि आपके नाम पे कितनी सिम रजिस्टर्ड है। और अगर आपने वो नहीं ली तो आप उनको ब्लॉक करवा सकते हो। आपका फ़ोन गुम हो गया तो आईएमईआई नंबर से उसको ट्रैक करवा सकते हो, ब्लॉक करवा सकते हो। कोई इंटरनेशनल कॉल जो ऐसे दिखेगी वो इंडियन है, तो आप उस कॉल को भी ब्लॉक मतलब उस कॉल को रिपोर्ट कर सकते हो। स्पैम कॉल्स हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये साइबर क्राइम से वो है। और इसको विरोध इसलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कहा कि प्री इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ इसमें कहा कि डिलीट नहीं कर सकते, पर चूँकि जो टेलीकॉम ये इंडस्ट्री है, इनसे काफ़ी बैकलैश आया और प्राइवेसी के कंसर्न्स थे मेनली, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है इस डिसीज़न को वापस ले लिया। प्लस गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जिस दिन हमने ये डिसीज़न दिया था कि इसको प्री इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, उसी दिन जो वो है 6 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था। तो वो दिखाता है कि लोगों में एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस दोनों बढ़ रही है, तो अब इसको मैंडेटरी करना ज़रूरी नहीं है। तो मैंडेटरी कर भी देंगे, तो क्या समस्या क्या है? सर क्योंकि और यदि मैंडेटरी नहीं करती है, तो सरकार अलग-अलग तरीकों से कंपनी को वैसे ही कह देगी। कंपनी कह देगी टैक्स रिलीफ देंगे और तुम्हें करना पड़ेगा। इनफॉर्मल वे में भी यदि कंपनी को कह दिया कि देखो हम कानूनी तौर पर मैंडेटरी तो नहीं करता है पर करना है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं सर, क्योंकि इसमें सबसे पहला ऑपोज़िशन ही जो टेलीकॉम कंपनीज़ है जैसे एप्पल है उनकी तरफ से आया था। क्योंकि इसमें ये जो ऐप है ये कॉल हिस्ट्री, कैमरा, एसएमएस, इन मैसेजिंग ऐप इन सब का एक्सेस माँग रहा था। तो ये प्राइवेसी के लिए इनका कहना था कि एक थ्रेट है। तो इसीलिए कंपनीज़ ने सबसे पहले इस पे प्रोटेस्ट किया था। और इनफॉर्मल चैनल्स की बात है तो सर उसमें तो ये तो फिर आपको नहीं लगता कि भारतीय जो विपक्षी पार्टी है, वो विरोध नहीं कर रही है कि एक्चुअल में विरोध कंपनियाँ कर रही हैं और कंपनियाँ विपक्षी पार्टियों के माध्यम से विरोध करवा रही हैं, ताकि वो जो डेटा है, वो कंपनियाँ खुद रखना चाहती है बजाए कि सरकार को दें। सर इसमें दोनों ही हैं, विपक्ष भी अपोज़ कर रहा है क्योंकि ये विपक्ष जैसे कहते हैं कि ये विपक्ष का एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को थोरोली एग्ज़ामिन करे। उनका ये बेसिक राइट है डेमोक्रेसी में कि वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। और सर ऑनेस्टली बोले तो इसमें क्रिटिसिज़्म के पॉइंट थे भी। चलिए, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स में आपको क्या लगता है वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, वो आप कैसा मानते हैं? क्या भारत की स्थिति इकोनॉमिक हिसाब से देखें तो बहुत बुरी स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था गुज़र रही है क्या? नहीं सर, करंटली इतना बुरा नहीं है। जैसे अभी इकोनॉमी में हमने 2-3 ट्रेंड्स नोटिस किए हैं इस 1-2 महीने में कि जैसे हमारे क्वार्टर 2 के वो आए हैं मंथली रिलीज़, तो उसमें हमारी जो जीडीपी है वो 8.2% की ग्रोथ दिखा रही है, डिस्पाइट कि यूएस ने 50% सैंक्शंस लगाए हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स पे। दूसरा सर क्योंकि अभी एक जो नोटिसेबल ट्रेंड ये है कि करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। तो सर उसमें मेन जो है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी इकोनॉमी में अभी ऐसा सच कोई खास फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल डेप्रिसिएशन हो रही है। प्लस आरबीआई ने कल भी मतलब कल ही वो किया था इन मार्केट इंटरवेंशन करके रुपये को थोड़ा अ, एप्रिशिएट करवाने की कोशिश की थी। तो इस वजह से मतलब अगर वैसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमी अभी स्टेबल ही है, क्योंकि हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं और मूडीज़ जो कि इंटरनेशनल एक फाइनेंशियल एजेंसी है, उन्होंने कहा था कि डिस्पाइट यूएस को हमारे एक्सपोर्ट्स अराउंड 5 टू 7 12% कम हुए हैं, पर इंडियंस ने सक्सेसफुल डाइवर्सिफिकेशन करके अपने ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को थोड़ा हाई रखा है। ताकि बीए कब कंप्लीट हुई? 2023। 2023 और अभी 2025 2 साल से क्या कर रहे हो? सर मैंने बीपीएड की थी, पर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों? सर वहाँ पे ना ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं की थी और मेरे को सच में रियलाइज़ हुआ कि मुझे बीपीएड कभी नहीं करनी थी। वो तो मैंने आप पीए फॉरेन में भरा क्या ये? नहीं मिला। तो फिर क्यों बोल रहे हो? नहीं तो आपको नहीं, नहीं बताना नहीं वहाँ पे। हाँ, ये नहीं बता रही ना। हाँ, इसको क्या बताओगे फिर इसके लिए? सर 2024 से सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं। बस, यही बताना है ना? वहाँ पर ये नहीं बताना? और एक चीज़ भी पूछनी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मैं नहीं कर रही हूँ, तो अगर वो मेरे से पूछते हैं कि आपका नहीं हुआ, तो मैंने उसमें सोचा है कि दोबारा तो देना ही है और उसके साथ-साथ फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सीखूँ। तो वो कहेंगे अब तक क्यों नहीं सोचा, 2 साल में तो हो जानी थी। तो ये बोल सकते हैं ना कि तब मेरे को मतलब इमैच्योरिटी थी, नहीं सोचा कि इसको करके क्या होगा। इमैच्योरिटी थी ऐसे मत कहो। क्योंकि मेरे को पहला जो प्रयास है मेरा सिविल सर्विस का, मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ देना चाहती थी। मुझे लगा कि मुझे इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, है ना? और अब मैंने इसमें चीज़ें सीख ली हैं, तो मैं अब दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकती हूँ, हाँ, मतलब है ना? थोड़े तो इसमें नहीं है। इसमें और कुछ अपनी नेगेटिव पॉइंट तो बताओ ही मत कि मैच्योरिटी जैसे कुछ मत बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल गंभीरता के साथ मुझे देना था और किसी भी प्रकार का मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था।
इसलिए मैंने जो है ये काम किया, ठीक है। है ना? हाँ, इस इस तरीके से कह रहा हूँ। अच्छा चलो, यही प्रश्न का अपन कह देते हैं कि मान लेते हैं कि आपका इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, हुँ, तब? क्या करेंगी? सर, वैसे तो मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि मैं इस अटेम्प्ट क्लियर कर लूँगी। बट इन एनी केस मेरा अगर नहीं होता है तो इमोशनल सेटबैक सबसे पहली चीज़ होगी जो मुझे लगेगी। दूसरा सर, मैं इसमें दोबारा अपीयर करने के लिए डेफ़िनेटली सोच रही हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं खुद को सेल्फ इवैल्यूएट पहले ज़रूर करूँगी, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी कहाँ कुछ कमियाँ रही हैं। एंड उसके साथ-साथ सर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को भी कंटिन्यू करना चाहती ओके। तो ओवरऑल इंटरव्यू आपको बहुत अच्छे है। हूँ। सर ये पहला इंटरव्यू क्या? हाँ, हैं? पहला अटेम्प्ट है। नहीं वैसे कहीं हाँ, नहीं कहीं नहीं दिया। बहुत अच्छा है। ज़्यादा कहीं बिगाड़ना मत। कोई तुम्हें कुछ ही राय देता रहे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। किसी की मत सुनना, एकदम बढ़िया कर रहे हो। और तो मैं कुछ 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो बहुत माइनर सी थी, बाकी तो सब एकदम बढ़िया कर रहे हो। पहली बात तो ये कि जितना पूछे इंटरव्यू में एक बार के लिए उतना ही बताओ। आपके जो आंसर्स जो हैं वो बहुत बड़े आंसर थे। हाँ, वो एक बार के लिए जितना पूछे उतना ही बताओ और उसके बाद में यदि वो और पूछते हैं तब और बताओ। जैसे कि मैंने पूछा था कि संचार साथी क्या है? तो इसका बड़ा विरोध चल रहा है, संचार साथी क्या है? तो मेरा प्रश्न क्या है? कि सिर्फ़ वो एक ऐप है, उसमें मतलब फ़ंक्शन नहीं बताने चाहिए। नहीं, फंक्शन भी बता देते। आपने उसमें ये बताने में शुरू कर दिया कि विरोध क्यों चल रहा है? नहीं, आपने पूछा था ना अभी क्यों मैंने कहा संचार साथी का बड़ा अच्छा, विरोध चल रहा है, हाल ही में। क्या है संचार साथी? अच्छा ठीक है। हाँ, तो विरोध चल क्यों रहा है ये तो पूछा ही नहीं। ये तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा ना। देखो, आपने एक इंटरव्यू इंटरव्यू जो ले रहा है उसकी एक सोच को समझो कि उसके पास में क्वेश्चंस नहीं है। आप यदि कोई जवाब नहीं देते हो, तो उसको खतरे में डालते हो। मान लो मैंने पूछा संचार साथी क्या है? और सामने वाला कह दे नहीं पता। अब तनाव कैंडिडेट से नहीं आया, तनाव आ गया मेंबर के। ओहो! नया क्वेश्चन तुरंत सोचना पड़ेगा, तो तुरंत नया क्वेश्चन उसको डालना पड़ेगा। एक तो होता है ये वाला तनाव, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट देते हैं। आप कौन-सा तनाव देते हो? आप ये तनाव देते हो कि मैं कौन-सा वो मेरे जो क्वेश्चन थे, उसने तो बिना पूछे ही आंसर कर दिए। मैंने तो पूछा था संचार साथी क्या है? मैंने दिमाग में क्या सोच रखा था अगला क्वेश्चन क्या पूछूँ? कि विरो इसका विरोध क्यों हो रहा है? आपने बिना पूछे ही उसका आंसर कर दिया, तो मेरे तनाव दे दिया। तो जितना पूछा जाए ना एक बार उतने हाँ, आंसर। सर ये मैंने इधर अपनी वीकनेस में लिखा है कि मैं ओवर एक्सप्लेन सच में करती हूँ। हाँ, तो करते हो, सही बात। तो ये वीकनेस है ना, क्योंकि फिर इसका वो मैंने सॉल्यूशन भी निकाल दिया कि क्या करना है। एक बार जितना पूछा जाए उतना, ठीक है ना? फिर जैसे मान लो मैंने इकोनॉमी वाला पूछा कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में हमारी जो सिचुएशन है वो सही नहीं चल रही है क्या? तो आपने सीधे उस पे क्या है कि भई डिसएग्री करते हुए सीधे उसके पॉइंट तब लेकिन पहला ही लाइन क्या होनी चाहिए? एग्री करना है। एग्री करना इन द सेंस कि बोले हाँ सर कुछ मामलों में हमारी इकोनॉमी थोड़ी बुरी अवस्था से गुज़र रही है, जैसे कि 2 पॉइंट बता दिए। लेकिन हुँ। फिर उसके बाद में अपने पॉइंट्स तो मतलब ये करेंसी डेप्रिसिएशन वाला नेगेटिव में रख हाँ, सकते नेगेटिव हैं। वे चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा हाँ, आपने क्या किया? लेकिन के बाद वाला आंसर शुरू कर दिया। उससे पहले वाली लाइन गायब थी, है ना? हुँ, तो ये 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें मुझे लगी। बाकी एकदम शानदार फ्लो है, एकदम शानदार एनर्जी है, बहुत अच्छा नॉलेज है। चीज़ों को बहुत अच्छे से नॉलेज है और चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन एकदम पढ़ के आए हो, अच्छे से पढ़ के आए। भले वो क्विज़ सिस्टम वाला हो और हाँ, एक उसको ज़रूर देख लेना। मुझे नहीं लगता है 36 घंटे, 48 घंटे। है। मैंने आज ही देखे हैं डीसीजीए के। वो मैं कह रहा हूँ और अच्छे से देखना हाँ, कि वो वीक ऑफ इसको वो जो आप कह रहे हो 36 आवर ऑफ होगा, हाँ, हाँ। तो क्या एग्ज़ैक्ट क्या काउंट कर रहे हैं? ये हो सकता है कि जो वर्किंग आवर है, जो वर्किंग आवर मान लेते हैं 10 घंटे हैं, तो 10 इंटू 6 60 घंटे। अब 60 में से क्या पता इतने छुट्टियाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। क्योंकि 18 घंटे यदि काम करवाएँगे, तो एफिशिएंसी और कोई भी कानून नहीं बन सकता 18 घंटे का। इतने घंटे काम करवाने का कानूनी तौर पर हो नहीं सकता। सर उसमें ना इन्होंने ऐसे कर रखा है कि फ्लाइट में बैठ रहे हैं ना, वो टाइम तो अलग है, पर उनको पहले जो 2-2 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता है ना, ऑन होल्ड रखते हैं। वो टाइम 20 में गिन रखा है, 48 में जो नहीं है वर्किंग आवर में वो भी गिन रखा है कि 2 घंटे इन्हें होल्ड पे रखा है ना, तो वो भी गिन रखा है। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ और टेक्निकल मामला होगा वरना 18 घंटे वर्किंग आप हो ही नहीं सकते कानूनी तौर पर, है ना? उसको थोड़ा देख लें। तो बाकी नॉलेज अच्छा है, बॉडी पोस्चर अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, फ्लो एक अच्छा है। क्वेश्चन होता है हुँ। मेरा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना आंसर से पहले पॉज़ नहीं लेती। नहीं, ठीक लेते हो। हालाँकि थोड़ा-सा 1 सेकंड का, 2 सेकंड का और बढ़ा दोगे तो और अच्छा रहेगा। उसमें क्या है कि भई और जो है वो एक्सप्लेन कर देगा कैंडि जो सामने वाला जो है ना और फिर उससे क्या आपकी आर्ट ऑफ लिसनिंग भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसको एक काम करता हूँ,
नीड टू इम्प्रूव के अंदर डाल देता हूँ कि नीड टू इम्प्रूव, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है? तो नीड टू इम्प्रूव के अंदर है कि थोड़ा-सा पॉज़ को बढ़ा दो और पॉज़ को बढ़ाने से आपकी आर्ट ऑफ लिसनिंग जो है ना, वो भी अच्छी हो जाएगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो था, आपको अभी भी लग रहा है कि मैंने ये पूछा था कि विरोध हाँ, संचार साथी वाला, है ना? जबकि क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे तो ये था कि संचार साथी बड़ा विरोध चल रहा है, क्या है ये संचार साथी? हाँ, तो पॉज़ करोगे तो उससे आर्ट ऑफ लिसनिंग भी जो है अच्छी हो जाएगी। ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। बाकी ये सब चीज़ें जो बहुत शानदार है। थैंक यू सर। मैं वो अपने पर्सनल वाले नोट्स से कहूँ, मैंने गंगानगर में एज़ सच वो तो कुछ